चलो भाई, वेरी गुड आफ्टरनून। टॉपिक क्या है हमारा आज का? बिजनेस लॉ फॉर सीए एंड सीएमए। ठीक है, एक वर्ड है यहाँ पे लॉ। इसका मतलब क्या होता है? कानून क्या है? अच्छा, ट्रांसलेशन थोड़ी पूछे मैंने। डेफिनेशन, मीनिंग, मीनिंग क्या है लॉ? अच्छा, लॉ क्यों चाहिए हमको? क्या तो छोड़ा, पता है लॉ क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द अथॉरिटी। क्या होता है लॉ का मतलब? रूल्स या फिर जो कि किसके द्वारा बनाई गई है? मेड बाय अथॉरिटी। ठीक है, अभी हम ना इसको एक एक करके सारे वर्ड उठाएंगे। रूल्स भी उठाएंगे हम लोग, रेगुलेशन उठाएंगे, सिस्टम उठाएंगे, मेड कैसे बनता है लॉ, और अथॉरिटी का मतलब क्या है, सब पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन अभी जरूरी यह है कि पहले मुझे बताओ कि लॉ हमें क्यों चाहिए हमारे समाज के अंदर। ऐसा क्या हुआ कि हमें लॉ बनाने की आवश्यकता पड़ी? हाँ, क्यों बनाना? फेयर प्रैक्टिस ऑफ। हम्म। परफेक्ट वर्ड इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ रनिंग सोसाइटी, कि हम अपनी सोसाइटी को क्या करें? सिस्टमैटिक वे में रन करें। अब एक मतलब आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक वे में रन करने का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक वे की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? अच्छा, अगर हम बात करें बिल्कुल अपने इतिहास के अंदर, वेयर वी वर दी बंदर। कौन थे हम लोग? बंदर थे। जंगल में कानून चलता है कि हर एक स्ट्रांग पर्सन अपने से छोटे के ऊपर, अपने छोटे के ऊपर डोमिनेट करके जीता है। तो इसमें आती है सोसाइटी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, बट वी आर द ह्यूमन काइंड। हमें एक प्रकार की सिविलाइज सोसाइटी बनानी थी जिसके अंदर सभी इंसान जो है वो जी सके। अब उस सिविलाइज सोसाइटी बनाने के लिए आवश्यकता ये थी कि हम अपने सोसाइटी के अंदर जो कमजोर लोग हैं, जो वीक पर्सन है, हम उनको स्ट्रेंथन करें। स्ट्रेंथन मतलब हम उनको पावर्स दें, हम उनको स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, तो इसमें क्या बनाया हम लोगों ने? लॉ बनाया। जो इनिशिएशन ऑफ लॉ है कि कहां से शुरू हुआ, वो हम कभी सोच पा सकते हैं कि हमें कहां से कानून की शुरुआत हुई होगी बनने की? राजा और महाराजा के टाइम शुरू हुई थी, जहां पे राजा के पास पावर थी। वो जैसा चाहे, जो ऑर्डर चाहे वो अनाउंस करेगा और उसकी जनता के ऊपर एप्लीकेबल होगा। उससे पहले, राजा महाराजा से पहले इंसानों में और जानवरों में पता फर्क क्या रह गया था? क्योंकि इंसानों और जानवर फर्क एक यही था कि उसको सोसाइटी क्रिएट करना आई। सोसाइटी क्रिएट करना जहां पे कि लोग बात करके अपने एक दूसरे के थॉट को कन्वे कर सकते हैं। अब जब ये थॉट कन्वे होने लगा तो हमें एक दूसरे के इमोशन मालूम पड़ने लगे। इमोशन मालूम हुए तो मालूम पड़ा कि एक व्यक्ति जो है वो कमजोर भी हो सकता है, दूसरे व्यक्ति जो है वो एक व्यक्ति के ऊपर हावी हो सकता है। कभी तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ है कि, अच्छा, अगर तुम देखे जाए आउट ऑफ योर फ्रेंड सर्कल और योर फैमिली, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू आर, वेदर अ डोमिनेंट पर्सन और दी सबमिसिव पर्सन? दोस्तों में कैसे हो? डोमिनेंट? कि अगर मान लो तुम्हें कहीं घूमने जाना है तो अल्टीमेट किसकी बात मानी जाएगी कहाँ घूमने जाना है, तुम्हारी या तुम्हारे किसी और व्यक्ति की? कन्वेंसिव पावर तो होती है ना भाई। एक दोस्त ने बोला मॉल जाना है, एक ने बोला नहीं हम तो और कहाँ सकते घूमने के लिए है? भगवान तुम्हारा भला करे। वाटर पार्क। अगर तुमने कहा वाटर पार्क जाना है तो अब ये बताओ कि तुम कितने कॉन्फिडेंस से हो सकते हो वाटर पार्क ही जाएंगे सबके सब?
तो तुम कन्विंस नहीं कर सकते, मतलब कि कन्विंस करके मैं बोल रही हूँ अगर वाटर पार्क जाने के लिए तो सबको कन्विंस भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि भाई तुम्हें चलना पड़ेगा। तो मतलब डोमिनेटिंग सामने वाला है ना? तो इसका मतलब क्या निकलता है हमारे सामने? सामने वाला डोमिनेटिंग है। चलो ये तो हुआ, चलो आप दोस्तों की बात हो गई। कई ऐसे लोग हैं जो जिसे वो नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल आप सड़क पे चल रहे हो और सामने व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब आपको ये बोलना है भैया सामने से हट जा, मुझे जाना है। बहुत बेसिक सिस्टम होता है। कभी व्यक्ति ने कोई गाड़ी गलत खड़ी कर रखी होती है, कोई व्यक्ति आपको साइड नहीं दे रहा होता है, ठीक है। अब ऐसे केस के अंदर अगर आपने बोला भैया साइड हो जाओ मुझे निकलना है, वो साइड हो ही नहीं रहा, क्यों हटूं मैं? तेरे बाप की रोड है, नहीं हट रहा। भाई मेरे बाप की नहीं है, तेरे बाप की तो नहीं है। जब हम दोनों ही बाप की नहीं है तो तेरे पास भी अधिकार है सड़क पे खड़ा होने का और मेरे पास भी अधिकार है कि मैं से निकल सकूं। लेकिन जीतेगा कौन? कि तुम निकलोगे या वो खड़ा रहेगा? जीत किसकी होगी? डिपेंड करता है जो ज्यादा स्ट्रांग है। तुमने प्यार से बोला, वो गुस्से से बोला। अब तुम ऐसे अगर पर्सनल हो कि यार कौन झगड़ा करे, कौन लड़े, ठीक है भाई तू खड़ा रहे, मैं कहीं और रास्ता देख लूंगा। तुम्हें लगा ऐसे कैसे नहीं हटेगा ये, इसकी भैंस की आंख, अब ये पिटाओ, तो तुम कौन हो गए? तुम स्ट्रांग हो गए। तो अब ऐसी अगर सोसाइटी चलती रही कि जो ज्यादा स्ट्रांग है उसकी बात मानी जाएगी, तो दूसरे पे दबाव पड़ता रहेगा। दबाव पड़ता रहेगा तो बंदा जो है वो और दबता रहेगा और हमारी सोसाइटी के अंदर एक अनबेरेबल कियोस क्रिएट हो जाएगा। पर ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज अभी तक हमें आइडेंटिफाई ये नहीं हो रहा है कि मेरे पास उस सड़क पे से निकलने का राइट है या नहीं, या उस व्यक्ति के पास उस सड़क पे खड़े रहने का राइट है या नहीं। अगर हम दोनों के राइट आइडेंटिफाई हो चुके होते तो हम उस राइट को रेफरेंस देते हुए बोल सकते थे कि भैया कि तुझे हटना पड़ेगा, या फिर वो रेफरेंस करेगा कि भैया तेरे पास इस रास्ते से निकलने का राइट नहीं है बिकॉज यहाँ पे खड़े होने का राइट मेरा है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर है, सपोज करो तुम्हारा घर है जो ना दोनों साइड से ओपन होता है ना? होता है ना कि मुझे अगर इस सड़क से इस सड़क पे जाना है तो दो रास्ते हैं, तो मैं क्या करूं, घूम के जाऊं। या फिर एक घर है जो यहां से भी खुलता है और यहां से भी खुलता है। तुम क्या कर रहे हो, तुमने ना इस तरफ से इस तरफ जाना है, तुमने बोला वही तेरा घर खाली कर, हट मैं निकलूंगा ऐसे, गेट खोल। भैया हट, मुझे गेट खोल, मैं तेरे घर के अंदर से निकलता हुआ जाऊंगा और वाली सड़क पर पहुंचना है मुझे। क्या वो जा सकता है? क्या वो जा सकता है? आंसर इज नो। क्यों नहीं जा सकता वो? क्योंकि जिस प्रॉपर्टी, जिस लैंड एरिया में आपके घर बना हुआ है वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है एंड नो अदर पर्सन कैन ट्रेस पास। एक वर्ड क्या आता है? ट्रेस पास का मतलब क्या होता है? नहीं, ट्रेस पास का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन इलीगली एंटर्स इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ अदर पर्सन, उसको बोलते हैं ट्रेस पास करना, ठीक है। तो अगर तुम उस व्यक्ति के घर के अंदर से गुजर के जा रहे हो तो क्या हो गया? ट्रेसपासिंग हो गया। ट्रेसपासिंग एक कानूनन जुर्म है। कहां पे आइडेंटिफाई करा? लॉ में। तो ये मालूम पड़ गया कि अब किसी भी पर्सन का अधिकार नहीं है कि वो हमारे घर के अंदर से होकर जा सके। तो हमारे लॉ ने क्या मदद करी? हमारे लॉ ने मदद करी है हमारे एक दूसरे के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाई करने में। जिससे क्या होगा, हर व्यक्ति के पास कॉमन राइट्स आएंगे, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी और सोसाइटी के अंदर जो एक स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग पावर या लड़ाई झगड़े की पावर से क्रिएट होने वाला क्रियोस था उसको हमने अवॉइड कर दिया। ये काम किसका था? लॉ का। आया समझ? नहीं आया? आ गया? ठीक है। अब हम पढ़ तो रहे हैं बिजनेस वाला पार्ट और तुम्हें समझा रहा हूं मैं ट्रेसपासिंग ऐसा क्यों हो रहा है, हमें लॉ क्यों पढ़ाया जा रहा है भाई। एक सीए फील्ड में, सीएमए फील्ड में जो कि कॉर्पोरेट के अंदर जाके काम करेगा, उसे समाज के कानून से क्या मतलब, क्यों पढ़ा रहे हो हमें? वेरी नाइस। कि बिजनेस भी जो है वो समाज का एक हिस्सा है, उसे सोसाइटी में रहना है। वेरी नाइस। और बताओ, बहुत अच्छा जवाब था ये। इसके अलावा और भी कई रीजंस हैं। वेरी नाइस। नहीं, बहुत आउट ऑफ द मैनी पॉइंट्स दिस इज द वन ऑफ द पॉइंट जिसमें हमें देखना है कि व्हाई डू वी नीड लॉ। और बताओ क्यों चाहिए हमें बिजनेस के लिए लॉ की आवश्यकता क्यों है? वेरी गुड। पढ़ के आइए बच्ची पहले से। शाबाश। कि एक कोई बिजनेस जो है वो इलीगल एक्टिविटी ना कर सके। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलीगल? विच इज नॉट लीगल। इलीगल मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल एक्टिविटी? जिस चीज को करने के लिए कानून ने मना ना करा हो
वो सब लीगल है। जिस चीज को करने के लिए कानून ने मना नहीं करा वो सब लीगल है, जिस चीज को करने के लिए मना कर दिया वो इलीगल है। ठीक है, तो ऐसा कोई बिजनेस ना खुल जाए जिसको करने के लिए कानून में रोक लगी हुई है, वो चीज एक वेरी गुड। और बताओ क्यों चाहिए बिजनेस में हमें लॉ की आवश्यकता क्यों है? हाँ बोलो बोलो बेटा, सही जा रहे हो, बिल्कुल फ्लो में चल रहे हो आज आप, तुम्हारे सारे। पार्टनरशिप वाला कुछ अगर होता है बिजनेस में, तो अगर कोई एक पर्सन हाँ गलत है तो वेरी गुड, तो ये एक पार्टनरशिप फर्म चल रही है जिसमें से एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के राइट्स को ना इन्फ्रिंज कर दे। क्या हो गया तुम लोगों को? क्या हुआ क्या हुआ? अरे बताऊं, ये ना जो मैं तुम्हें अभी पढ़ाऊंगा ना, आज की पूरी क्लास जो चलेगी ना हमारी, ये समझ लो ये हमारी एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ है जो हम डेली फेस करते हैं, हमको रोज देखने को मिलता है, हमारी जिंदगी से बिल्कुल अलग नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे ऐसे एग्जांपल दूंगा इस पूरे क्लास में पढ़ाते हुए तो तुम्हें लगा कि ये तो मेरे साथ हो चुका है। क्योंकि एक्चुअल में जो सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना हमारे पूरे कोर्स से, वो लॉ है, क्योंकि हम डेली लाइफ में इसको कहीं ना कहीं फेस करते हैं, हर जगह फेस करना पड़ता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या करना सही क्या करना गलत है। वो हमें क्या सिखाएगा? सब्जेक्ट सिखाएगा। 100% प्रैक्टिकल पेपर है भाई साहब ये। घर के अंदर तुम अगर बैठे हुए हो ना, तुम्हारे घर के अंदर के मैं वार्तालाप से निकाल दूंगा सब्जेक्ट के टॉपिक, गारंटेड है। ठीक है, तो जो तुम अपनी पर्सनल लाइफ में फेस करते आ रहे हो ना, तुम वही चीजें अगर बोलोगे ना, सब यहाँ पे सूट करेगा। टेंशन मत लो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो अलग होगा बिल्कुल। ठीक है, चलो, एक तो हमारे पास आया कि हमें लॉ की आवश्यकता क्यों है, टू क्रिएट अ सिविलाइज सोसाइटी जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सके हर किसी व्यक्ति के राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति जो है कोई इलीगल एक्टिविटी ना करे, प्लस ठीक है, अभी तो इतना ही, चलो और कुछ नहीं है। ठीक है भाई, अब हमारे पास पहला वर्ड आया कि अथॉरिटी। जो लॉ कौन बनाएगा? एक अथॉरिटी बनाएगी। अथॉरिटी का मतलब क्या है इधर? काम दिया है जिनको काम दिया है। वो काम करे। अच्छा, तुम्हारे घर की बात करते हैं ना, तुम्हारे घर में तुमने घर जाके बोला मम्मी आज से ऐसा है, हमें ना घर से बाहर रहने की इजाजत है रात में 12 बजे तक। अब हम घर के बाहर रात में 12 बजे तक रह सकते हैं, अगर हम घर के बाहर 12 बजे तक हैं तो आप सवाल नहीं पूछोगे हमसे, आप फोन नहीं करोगे हमें। आज तुमने जाके फुल चौड़ में जाके जाके बात बोल दी, कोई तुम ऐसा है भैया, सारा सुनो, पापा मम्मी बहन भाई सारा सुनो, आज के बाद से चलेगा कानून मेरा। क्या होगा? वट विल बी द आउटकम ऑफ दैट? उसके बाद फिर रात को बाहर चले जाएंगे। है? क्या हम सच में बाहर चला देंगे वो? ठीक है, एक आउटकम आया घर से बाहर, दूसरा आउटकम क्या आएगा? अगर रात में बोले तो खाना नहीं मिलेगा। सबाश, आज आप तुम्हारा खाना बैन है। वेरी गुड। और दुश्मन पड़ेगी। हाँ, ये तो भूल ही गए हम। अब थोड़ी बात घर वाले बोलेंगे हम बड़े तुम नहीं। तुम हमारे बाप नहीं हाँ भाई, कैसे हो तुम लोग? क्या बोलोगे? घूमता हूँ ऑलरेडी बाहर, मुझे कोई कुछ नहीं बोलता है ना। अगर हम ये बात बोले तो ना, तो तुम में और गले के कुत्तों को उनको भी कोई कुछ नहीं बोलता। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर तुमने ऐसे बहुत ज्यादा चौड़ने के बाद बोल दी, तुमने अपने लिए अपने ही रूल बना दिए घर के अंदर रहने के लिए, तुम्हारी बात मानी जाएगी? कोई की अहमियत है तुम्हारी बातों की? हमारी नहीं मानी जा रही आज तक, हम तो बुड्ढे हो लिए। तो तुम कैसे मना लोगे बात अपनी भाई? तो घर में पावर किसके पास है कानून बनाने की कि तुम कितने बजे घर में आओगे? घर वालों के पास। घर वालों में कौन सबसे बड़े? कौन? पापा है, मम्मी। ठीक है, तो हमारे घर के अंदर रूल बनाने की अथॉरिटी किसके पास है? हमारे पापा मम्मी के पास। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, जो मेरा कंट्री है, जो मेरा देश है इंडिया, इसके अंदर भी तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ होगा जिसके द्वारा कही गई बात सबको माननी पड़ेगी। वेयर इज वन इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड अदर आर द अदर को मेंबर ऑफ द फैमिली। इफ आई से द कंट्री इज अ वन सिंगल फैमिली, तो उसके अंदर कोई पर्सन होगा जो कि हेड होगा, बाकी सब जो होंगे वो फॉलोअर्स होंगे। हमारे देश में अथॉरिटी कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। वेरी गुड, शाबाश, एक जवाब सही है, लेकिन 100% सही नहीं है। नहीं है, पार्लियामेंट।
राइट आंसर इज पार्लियामेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं, हम उठाते हैं सबसे अगला टॉपिक हमारा फॉर्मेशन ऑफ लॉ। पहले हमने पढ़ा व्हाट इज लॉ, अब आएगा फॉर्मेशन ऑफ लॉ, कि लॉ बनता कैसे है। ठीक है, ये बनाने की जो पावर है वो हमको दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। किसने दे रखी है? कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है। ये संविधान कब बना हमारा, ये बताओ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? गलत जवाब, 1946 गलत जवाब, गलत, सारे बोल दो, कोई ना कोई तो आएगा। 26 नवंबर को बना था, 26 जैन से लागू हुआ। वेरी नाइस, ईयर बताओ, डेट्स दोनों परफेक्ट बोली आपने कि 1946 गलत। जब देश ही आजाद 47 में हुआ है, उससे पहले कैसे बन जाएगा संविधान? 50 में। 50 में क्या बना कि लागू हुआ? गलत जवाब, लागू हुआ। तुम लोग ये निकाल रहे हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकाल रहे हो ना। अच्छा हाँ, मैं तो बताना भूल गया स्टार्टिंग में एक बात। तुम्हें पता है तुम्हारे पेपर का पैटर्न कैसा कैसा है? तुम्हारा जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है तुम्हें पता है? सीएमए वालों का लॉ का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है और सीए वालों का सब्जेक्टिव है, यानी कि तुमको प्रॉपर आंसर लिख कर आने हैं और तुम लोगों को क्या करना है, सिर्फ एमसीक्यू करना है। अच्छा एमसीक्यू वाले ये बताओ, जैसे तुमने सीयूटी देकर अभी आए हो, उसमें नेगेटिव मार्किंग थी क्या? इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है? आंसर इज नो। वेरी गुड। चलो मैं थोड़ा मैं टॉपिक से हट रहा हूँ, पहले मैं तुम्हें पैटर्न समझा दूं कैसे कैसे पढ़ना कैसे है हमें, है ना आगे। तो पहले हम बात करते हैं सीए की। सीए सब्जेक्ट जो है लॉ वाला, वो कैसा है बेटा? सब्जेक्टिव है। ये पेपर कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। वेरी गुड। और पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए हमको? 40 चाहिए। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पेपर में पास होने के लिए 40 चाहिए। पेपर टोटल कितने हैं सीए वालों के पास? 4 पेपर है। ठीक है, यानी कि 4 पेपर हो गए तो पेपर टोटल नंबर 400 का हो गया सारे मिलाकर। तुम्हें अगर ओवरऑल पास होना है तो कितने नंबर चाहिए? 200 चाहिए एग्रीगेट। ठीक है, तो एग्रीगेट क्या हो गया मेरे लिए? 200 नंबर हो गए, यानी कि 50% हो गया। और पर्टिकुलर पेपर में पास होने के लिए कितना चाहिए? 40% चाहिए। अगर मैंने हर पेपर में पास हो रहा हूं इंडिविजुअली तो क्या मैं पास हूं? अगर मैं हर पेपर में इंडिविजुअली पास हो रहा हूं तो क्या मैं पास हुआ? क्या मेरा फाउंडेशन निकला? क्योंकि हर पेपर में 40-40 नंबर लेकर आ गया भाई मैं। 4 पेपर कितने हो गए? 160 हो गए। तो टोटल मेरा एग्रीगेट नहीं बन पाया। ठीक है, तो अब मुझे टारगेट ही क्या रखना है? अगर मुझे पूरा फाउंडेशन निकालना है तो टारगेट क्या चाहिए मेरे को? पर पेपर में 50 नंबर चाहिए। तो 40 मेरे लिए रेलेवेंट है ही नहीं, भाड़ में जाए। मैं अपनी स्टडी इसी प्रकार से करूंगा कि मुझे मिनिमम पर पेपर कितना नंबर चाहिए? 50 चाहिए। ठीक है, तो 40 भूल जाओ बेटा। मैं तो नहीं मानता, 40 में काउंट नहीं करता। भगवान ना करे कुछ ऊपर नीचे हो गया, ऊंच नीच हो गई, तो तुम्हारे अगर एक पेपर में 49 आए और दूसरे 51 आए हैं तो ये एक नंबर जो है सेट ऑफ मार देगा, तुम्हारा एग्रीगेट बना देगा। ठीक है, तो मैं ना किसी एक पेपर को पढ़ूंगा ना तो मैं पास नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। मुझे अगर पास होना है तो मुझे सारे पढ़ने पड़ेंगे। और सेम टू सेम कैलकुलेशन फॉर सीएमए ऑल्सो, कि उसके अंदर भी पर पेपर में इंडिविजुअली 40 नंबर चाहिए और एग्रीगेट 200 चाहिए। तो अब मैं इसमें क्या टारगेट रखूंगा? मुझे 85 चाहिए। लेकिन सीएमए वालों को बड़ी जिंदगी आसान है भाई। क्या करना है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, प्लस ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो मेरी जो आधी स्ट्रेटेजी जो हम लोगों ने सीयूईटी में पढ़ी थी, वो आधी स्ट्रेटेजी यहाँ पे भी काम आएगी कि पहले 2 क्वेश्चन वो करो जो हमें 100% आते हैं, और यहां पे हमें तुक्का लगाने डरना नहीं है। जितने मर्जी पेपर पूरा टाइम करके आना, पेपर बिल्कुल नहीं छोड़ना। आंख बंद करके अगर कुछ भी नहीं मिल रहा, अक्कड़ वक्कड़ कर दो भाई साहब, साफ बात है। अक्कड़ वक्कड़ भी नहीं करना आता ना तुम्हें अगर, तो उसमें क्या करो, सबके आंसर कोई एक सिंगल लगा दो, ए लगा दो। अब भाई मान लो पर क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का पर क्वेश्चन है, तो नहीं कितने क्वेश्चन आएंगे मेरे पास फाउंडेशन सीएमए फाउंडेशन में? 50 क्वेश्चन आएंगे ना। 50 क्वेश्चन 2 नंबर का, एक 100 नंबर का हो गया भाई। मैं अभी कसम खा के जाता हूं यहां से कि मैं अब इसको सीरियसली लूंगा, क्योंकि ये ध्यान रखना बेटा, ये ओखला है, अब ओखली है ये।
दोस्तों क्या होती है ओखली? ओ से ओखली नहीं पढ़ी बचपन में? पढ़ी है? तो बेटा ये जिस कोर्स से तुम लोग आ गए हो ना, अब ये ओखली है। अब तुम्हारे सर पे पड़ेंगे क्या? मूसल। मूसल पता है क्या होता है? जिससे वो कूटते थे, ओखली से बोलते हैं, जो गिलास टाइप होता है उसमें डंडा हट होता है जब उसे कूटते हैं हम लोग। तो अब तुमने ओखली में सर डाल दिया है, ठीक है? सर पे पड़ेंगे क्या? मूसल। डरना नहीं है, क्योंकि अब इसकी जो तरीका है ना पढ़ने का, वो किसी भी जर्नल कोर्स के मुकाबले बहुत अलग है। यू विल हैव टू चेंज एंड मॉडिफाई योर अप्रोच। पढ़ने की, पढ़ाई को देखने के नजरिए की तुम्हें बहुत बदलनी पड़ेगी इसको, ठीक है? और इसमें कोई डिफेंस नहीं है, कोई तुम किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते कि भैया तुम्हारे चक्कर में नहीं हुआ। अल्टीमेटली पढ़ना हमें ही है। रिजल्ट अगर आएगा, अच्छा आया, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मेहनत है, कोई दूसरा व्यक्ति उसमें क्रेडिट नहीं देगा। अच्छा नहीं आया तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी पर्सनल है, कोई दूसरा व्यक्ति ब्लेम भी नहीं लेगा, ध्यान रखना, ठीक है? तो अपने आप को अब बहुत ज्यादा मेच्योर बनाओ, रिस्पॉन्सिबल बनाओ, और जो इस कोर्स की रिक्वायरमेंट है, जितना टाइम इसको देना है, जैसा पढ़ना है वैसे पढ़ना पड़ेगा। ये कोर्स तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, तुम्हें इसके अकॉर्डिंग अपनी पर्सनैलिटी चेंज करनी पड़ेगी भाई, साफ बता रहा हूँ, ठीक है? तो आज हम लोग कितने 100 नंबर पे आ गए। कितने नंबर चाहिए मेरे को पास होने के लिए इंडिविजुअल पेपर में? 50। क्या बोला मैंने? 40 बोल जाओ, 50 चाहिए, ठीक है? इसका मतलब ये 25 क्वेश्चन तो मेरे मिनिमम मिनिमम ठीक होने ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे कम में मैं अफोर्ड कर ही नहीं सकता, ठीक है? 25 क्वेश्चन ठीक हो गए। मान लो तुमने पेपर करने बैठे, पेपर करने में तुम्हारे को 100% अश्योरिटी ये है कि मेरे 20 क्वेश्चन ठीक हो ही हुए हैं, 30 क्वेश्चन नहीं आ रहे मेरे को। और अगर ऐसा है ना कि तुम्हारे 20 क्वेश्चन 100% ठीक है, 30 नहीं आ रहे, तो ये मान लेना तुमने पढ़ाई नहीं करी है, तुम लोग पढ़कर नहीं गए हो, क्योंकि याद नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है ना, वो 4-5 क्वेश्चन में वेरिएबल होती है इसके अंदर। इससे ज्यादा क्वेश्चन में अगर तुमको लगता है ना कंफ्यूजन हो रही है, तो तुमने पढ़ाई नहीं करी है, तो पढ़ाई हमें बहुत सारी करनी पड़ेगी। फिर भी मान लो हमारे 20 क्वेश्चन ठीक हो गए, तो इसके मतलब मेरे पास 40 नंबर तो मेरे आ ही रहे हैं। लेकिन लड़ाई किसी चीज लड़नी है मेरे को? पेपर तो पास हो गया मेरा, ये लड़ाई लड़नी है मेरे को किस चीज की? 50 की। और सबसे खतरनाक लड़ाई ही 50 की होती है। 40 नंबर लाना आसान है, बच्चा अगर एवरेज भी पढ़ेगा ना तो 40 नंबर आ जाते हैं। असली लड़ाई जो है ना वो 40 से 50 जाने में। अगर तुम किसी पेपर में इससे ऊपर चले गए तो मतलब तुमने रियल में ईमानदारी से पढ़ाई करी है, ये मान लेना, ठीक है? ये दोनों के लिए बोल रहा हूं मैं, सीए के लिए भी बोल रहा हूं, सीएमए के लिए भी बोल रहा हूं। अगर तुमने 40 नंबर, तुम्हें लगता है कि मैं इतना पढ़ ले 40 आ जाएंगे, तो तुमने एवरेज पढ़ाई करी है, तुमने सी लेवल की पढ़ाई नहीं करी। 50 से ऊपर आ गए हैं तो मतलब तुमने ईमानदारी से पढ़ाई करी है। असली लड़ाई किस चीज की है? इस 10 नंबर की। क्यों चाहिए 10 नंबर? ये कि मुझे अपना बनाना है एग्रीगेट, और एग्रीगेट नहीं बनेगा तो मेरा सारा मेहनत बेकार है। तो तुम यहाँ पे ना बचे हुए 30 क्वेश्चन में तुक्के मार के आ सकते हो। एक क्वेश्चन के तुक्के मारने के ऊपर सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? क्या चांसेस है कि क्वेश्चन सही हो जाएगा? तुक्का ही मारा है मैंने है 1:4 का रेशियो है, यानी कि 25% चांस है। कितने चांस है? अगर मैंने 30 के 30 क्वेश्चन तुक्के मारे हैं तो इसमें 25% नंबर ही आएंगे मेरे, इसके ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि तुक्के लगा रहा हूं मैं। कितने हो गए 25%? 7.5। कितना हो गया? 40 नंबर ठीक हुए थे, 7.5 मेरे और आ गए, तो मतलब मेरे पास 47 नंबर ही आए। इसका मतलब तुमने ढंग से पढ़ाई नहीं करी है, गलत हुआ है कुछ ना कुछ। क्या हुआ है? क्योंकि तुम्हारा एग्रीगेट नहीं बन रहा, ध्यान रखना। और तुम्हारा कितने भी नंबर अगर आ रहे हैं तब भी तुम्हारा फाउंडेशन नहीं निकल रहा है। तो मुझे तुक्का कहाँ पे लगाना शुरू करना है? एटलीस्ट मेरे 30 क्वेश्चन अगर ठीक हो गए तो इसमें से मेरे 60 नंबर तो बन गए। अब तुक्के मारो, ताकि वो जो तुक्का मेरा है वो अदर पेपर में मेरे लिए एग्रीगेट काम करेगा। क्योंकि देखो पेपर ऐसे हो सकते हैं, कभी कभी हमारा कोई पेपर स्ट्रांग हो जाता है, कोई पेपर हमारे पास स्ट्रांग नहीं हो पाता। मुझे तुम पे पूरा बिलीव है कि तुम्हारा इको स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि तुमने इको जो है वो पूरा पूरा 11 और 12 बेस्ड है। तुमने 11 भी पढ़कर आ चुके हो, 12 भी पढ़कर आ चुके हो, प्लस तुमने सीयूईटी के अंदर फिर से इको पढ़ी है, तो तुम एक चीज को 3 बार पढ़ चुके हो, ठीक है? तो अब चौथी बार फिर से पढ़ने वाले हो फाउंडेशन में आकर, तो तुम्हारा इको मुझे लगता है कि खराब नहीं होना चाहिए। सेकंड, तुम्हारा अकाउंट्स। अकाउंट्स तुम लोगों ने 11 पढ़ी, 12 पढ़ी, फिर
सीयूटी पढ़ी, तो तुम्हारा अकाउंट्स भी खराब नहीं होना चाहिए। तो तुम्हारे को मैं एक्सपेक्टेशन तुम अपने आप में रखना कि मैं इतनी मेहनत करके जाऊं कि मेरे इन 2 सब्जेक्ट के अंदर कम से कम 70 नंबर आ जाएं। इतनी मेहनत की पढ़ाई करनी पड़ेगी और दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा, इस कॉन्फिडेंस में बताना कि हमें ऑलरेडी आता है, दोबारा फिर से पढ़ना पड़ेगा फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल होगा ना वो 11, 12 और सीयूटी के मुकाबले बहुत हाई हो जाता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे आकर, तो तुम्हें पढ़ना दोबारा पड़ेगा। फिर तुक्के मारना शुरू करो, बच्चे हुए 20 क्वेश्चन में कौन रोक रहा है। 25% नंबर अगर आए भी तो 5 नंबर तो एक्स्ट्रा आएगा। क्यों छोड़ के रहा हूँ क्वेश्चन को मैं, क्वेश्चन छोड़ना एक भी नहीं, ध्यान रखना यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हारे सीयूटी के अंदर मैंने ही तुम्हें कहा था, एक बार तुम्हें याद होगा कि क्वेश्चन अगर नहीं आता तो छोड़ दो, क्योंकि वहां पे क्या सिस्टम होता है, यहाँ पे ये काम नहीं करना, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो 20 नंबर में अगर मेरे आ गए, 5 नंबर मेरे 25% नंबर मेरे एक्स्ट्रा आ गए, तो 65 तो हो गए, क्या मार है। अगर भगवान ना करे किसी और सब्जेक्ट के अंदर कम रह गए तो मेरे पास 15 नंबर एक्स्ट्रा है, 15 नंबर एक्स्ट्रा मेरे बाकी तीनों का एग्री बना देगा, ठीक है। तो क्या करना है, हमें 2 चीजें बहुत अच्छी ध्यान रखनी है। एक तो इस पढ़ाई को पढ़ना है उस तरीके से जैसी ये पढ़ाई रिक्वायरमेंट मांगती है, अपने तरीके से नहीं पढ़ना, ठीक है। प्लस मुझे क्वेश्चन पेपर में एक भी नहीं छोड़ना। सेकंड थिंग, पेपर कितने के लिए पढ़ना है, मुझे 50 नंबर के लिए पढ़ना है, 40 के लिए नहीं पढ़ना, मिनिमम 50 के लिए पढ़ना है, मिनिमम हर पेपर को, और हर पेपर को इक्वल वैल्यू देनी है, किसी को कम नहीं आंकना, किसी को ज्यादा नहीं आंकना। क्योंकि जो पेपर हम बहुत बार पढ़ चुके हैं ना, अकाउंट्स इको टाइप पेपर, वो और डिफिकल्ट होते हैं। ये सब्जेक्ट तुम्हारे लिए एकदम तुम्हारी लाइफ में नहीं आया, पहली बार आया है लॉ, और इसके अंदर एक एक सिंगल वर्ड भी जो होगा ना तुमने कभी नहीं सुना होगा, ये गारंटी है। ऐसे वर्ड अभी क्लास में बताऊंगा मैं, तुमने सुने भी नहीं होंगे, ऐसे वर्ड होंगे इसके अंदर, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। अब आ जाती है बात फाउंडेशन वालों की, सीए वालों की, ये हमने बताया अभी किसके लिए, ऑब्जेक्टिव वालों के लिए। अब सीए फाउंडेशन वाले बच्चे सुनो, इस पेपर की ना एक बहुत बड़ी विडंबना क्या है कि ये ना एक अच्छी राइटिंग मांगता है, लिखने का तरीका, ठीक है। तो अब हम जो भी पढ़ेंगे ना, एक हमारा पर डे का डेली का होमवर्क होगा सीए वालों के लिए, कि मुझे घर जाकर ना उस चीज को ना लिख कर याद करना है, जो मैंने पढ़ लिया, जो टॉपिक मेरे को समझ में आ गया, याद भी हो गया, उसको छोड़ना नहीं है कि मैंने भाई पढ़ लिया है, रीडिंग मार ली है, मुझे घर जाके उसकी राइटिंग में प्रैक्टिस करनी है। और हर डेली का काम होगा, एक दिन भी आप इसमें स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा लॉ के अंदर बहुत फेल होता है, फाउंडेशन में ध्यान रखना, बहुत बच्चा फेल होता है, और एक ही कारण है फेल होने का, क्योंकि जो वो लिख कर आ रहा है ना, वो टीचर को समझ में नहीं आ रहा तुम लिख क्या रहे हो, या तो हम फट्टे मार रहे होते हैं, कहानियां पेल रहे होते हैं, और वो पेपर ये कहानियां नहीं मांगता, फट्टे नहीं मांगता, इसके अंदर चाहिए होता है शॉर्ट, क्रिप्स एंड प्रेसाइज आंसर चाहिए होता है इसके अंदर। आप अपनी थ्योरी क्रिएट नहीं कर सकते कि मेरे मन में ये कहानी आई, मैंने पेल दी, मैंने 5 पेज पेल दी, मैंने 10 पेज पेल दिए, कोई वैल्यू नहीं है उनकी। अगर रेलेवेंट आंसर अगर है तो एक पेज के अंदर तुम्हें पूरे 5 नंबर दे जाएगा, रेलेवेंट आंसर नहीं लिखा है तो 10 पेज लिखी आओ, कहानियां गढ़ी आओ, नंबर नहीं मिल रहा, ये ध्यान रखना। तो इसके अंदर सबसे बड़ी प्रैक्टिस क्या करनी है हमें पेपर के अंदर, राइटिंग की। तो मैं तुम्हें डेली का टॉपिक पढ़ाने के बाद डेली एक टॉपिक दूंगा, ये सबके लिए है, तुम्हारे लिए, ठीक है। उस पर तुम्हें आंसर लिख कर लेकर आना है कि भैया ये टॉपिक था, इसका ये आंसर हमने अपनी मर्जी से लिखा है, चाहे घर की किताब पढ़ लो, पहले पढ़ लो एक बार, समझ लो क्या लिखा है उसके अंदर, फिर उसको बंद करके अपनी भाषा में उसके आंसर को लिखो। और डेली का मुझे मिनिमम, अगर मैंने 1-1.5 पेज प्रैक्टिस कर ली, वी हैव अटेम्प्ट इन मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी, आई गेस सबका सितंबर दे रहे हो आप, कैंसिल कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, पेपर कॉन्फिडेंस से दो, अच्छी बात है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने है। 6 महीने 30 दिन के हिसाब से 180 देना है। मैंने अगर पर डे एक क्वेश्चन भी करा ना, 180 क्वेश्चन करूंगा मैं, और उसी में से 30 क्वेश्चन तुम्हारे आ जाएंगे पेपर के अंदर, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, गारंटी मेरी है। जितने क्वेश्चन देता रहूंगा बस करते रहना, ठीक है। तो हमें क्या है, अभी पढ़ने से पहले हमें इसका रोड मैप तैयार करना है कि पढ़ना कैसे है। तो हम कसम खाते हैं आज कि भैया इस कोर्स की वैल्यू रखेंगे और इसको इसके तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। मस्तीबाजी यहाँ पे नहीं चलती, क्योंकि ये अभी तुमको सिर्फ 6 महीने दिखाई दे रहे हैं, ये 6 महीने नहीं है, ये आने वाले 5 साल हैं। भगवान करे तुम्हारा कोर्स पहले खत्म हो जाए, 3 साल में तुम सारे कोर्स निकाल के निकल जाओ, 2 साल की तुम्हारी ट्रेनिंग है, तब भी मिनिमम 5 साल हैं।
तो तुम्हें अपने आप को ना इन 5 सालों के अंदर मेंटली ना बहुत स्ट्रांग रखना है, साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग रखना है, बिकॉज देयर माइट कम अ टाइम जहां पे यू विल फील कि यार सही करा मैंने कोर्स लेकर, यार सब तो मेरे से ऐसा बोल रहे हैं, यार अब तो घर वाले भी देखते हैं ना शक्ल में, तो ऐसा लगता है कि वो ऐसे देख रहे हैं कि यार बेचारी सी कैसे कर रही है। तो ना किसी के अप्रेजिंग सिस्टम को, जो बोलता है कि कोई तारीफ कर रहा है, सर पे नहीं चढ़ाना। कोई अगर तुम्हें बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा है कि तुम्हें डिसग्रेस करने की, तो होता है ना कि यार मेरे घर वालों में ऐसा होता है, मैंने सीएस कर रहा था, मेरे घर में टाइम ऐसा था, मेरे पापा ने बोल दिया रिश्ता देखो धीरे धीरे, रिश्ता करा ले, 10 से वो काम कर लेगा, पास तो हो गया। और तब की मैं सिर्फ एक ही बार फेल हुआ था, वही फाइनल में आके, फाउंडेशन 1 टाइम क्लियर, एग्जीक्यूटिव दोनों ग्रुप 1 टाइम में क्लियर, फाइनल में एक बार आके फेल हुआ था मैं, उसके ऊपर मुझे इतनी गंदी बात सुनाई गई थी। तो उस टाइम पर ना बहुत ज्यादा ना फील होता है लो सा। ये लाइफ में भगवान ना करे कभी टाइम ऐसा आए, लेकिन ये एक ना बहुत बेसिक चीज है। कोई नया काम नहीं है तुम्हारे साथ, कोई नहीं होने वाला। जिसने आज के टाइम पर सीए सीएमए सीएस करके बैठा हुआ है ना, 99% बंदा ये फेल फेस करके बैठा हुआ होता है। तो कोई नई चीज नहीं है। पर एक बार नाम क्या है सीए सीएमए लग गया, तो कोई तुमसे ये नहीं पूछने वाला कि तेरे कितने नंबर आए थे, कोई तुमसे ये नहीं पूछने वाला कितने अटेम्प्ट लगे थे, कोई नहीं पूछने वाला कितने साल लगे थे। बस तुम्हें दुनिया बो डाउन एक नाम पे करेगी कि भाई मेरा सीए है, भाई मेरा सीएमए है, और वो जिंदगी की कमाई हो जाती है। फिर उसके बाद तुमने क्या स्ट्रगल किया हुआ है कोई नहीं पूछता, अल्टीमेट सबके देखते हैं रिजल्ट। तो स्ट्रगल तुम्हारा अपना है, ध्यान रखना, ठीक है। और सबकी लाइफ में आता है टाइम, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है बेटा। चलो बड़े आगे बढ़े। अब हम डस्टर कहाँ है भैया हमारा, डस्टर कहाँ गया था? ठीक है, तो हम लोग कहां पे थे? तो फिर ऐसी हो गया, वी वर एट द कॉन्स्टिट्यूशन। चलो सुनो कुछ फैक्ट्स नो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये बन के फाइनलाइज हो गया था 26 नवंबर 1949 को, साइन भी हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने बनाकर सामने रख दिया था। इसके जो चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, ठीक है। इसकी इंप्लीमेंटेशन आई थी हमारी 26 जनवरी 1950 को। इंडिपेंडेंस इंडिया की आई थी 15 अगस्त 1947 तक, ठीक है। तो अब ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो आप, ये कहानी चल क्या रही है। देश आजाद हुआ, अभी हमारे पास प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आजादी के टाइम की बात कर रहा हूं मैं। प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कोई कैबिनेट नहीं है, कोई मंत्री नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ था कि जो कांग्रेस पार्टी थी, जो कि बन गई थी 1901 के अंदर ही, 1903 के अंदर बन गई थी, उसने ही पूरा कार्यभार संभाल लिया कि भैया हम ही देश को चलाएंगे, वी आर द लार्जेस्ट पार्टी, वी वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो हम लोग अपनी स्टार्टिंग में रखते हैं चीजों को। उन्होंने बनाया, सारी जिम्मेदारी ली। चाचा नेहरू जी ने अपने आप को सोल कोल्ड प्राइम मिनिस्टर बनाया कि मैं पीएम बनूंगा बिना किसी इलेक्शन के, ध्यान रखना, ठीक है। फिर कैबिनेट बनाई गई कि एक देश तभी देश माना जाता है जब उसकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी होती है। क्या होती है? आइडेंटिटी का मतलब क्या है यहाँ पे कि मुझे एक कंट्री डिफाइंड करनी है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बॉर्डर्स, उसके अंदर देश के लोगों के राइट्स, पावर्स, मैनर ऑफ मैनेजमेंट एंड रनिंग द कंट्री। उस देश के अंदर जो रूलिंग पार्टियां या फिर जो गवर्नमेंट होगी वो चलाएगी, उनकी राइट्स, उनकी ड्यूटीज, जो देश की जनता है, सिटीजन है, सिटीजन कौन होंगे, उनके पावर्स, उनकी राइट्स, ये सब चीज जब आइडेंटिफाई हो जाएगी तभी जाकर मैं एक देश को देश बोल सकता हूं। अगर ये चीज आइडेंटिफाई नहीं हो पाई तो मैं उस देश को देश नहीं मान सकता। अब आइडेंटिफाई कैसे करूंगा? विद द हेल्प ऑफ, तो ये सब चीजें कहां लिखी गई होंगी? मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई होंगी, ठीक है। तो उन सभी बातों में से ना एक बात लिखी गई थी कि हमारे देश के अंदर अगर लॉ फॉर्मेशन होना है तो लॉ कैसे बनेगा और कौन बनाएगा, ये कहां लिखा जाएगा? तो इसमें एक बात बोली गई कि देश के अंदर लॉ बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ
अथॉरिटी के पास होगी, वहां पे वर्ड का इस्तेमाल करा गया, अथॉरिटी होगी। और यहां पे अथॉरिटी का मतलब बोला गया गवर्नमेंट। क्या बोला गया? गवर्नमेंट हमारे देश के अंदर वैसे देखा जाए तो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है बताओ? वेरी नाइस। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टेरिटरी है और जो जुरिस्डिक्शन ऑफ वर्क है वो कहां तक आता है? ऑल ओवर इंडिया तक आता है। स्टेट गवर्नमेंट का वर्किंग ऑफ जुरिस्डिक्शन कहां तक आता है? सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए। अच्छा, हमारे देश में ना तीन प्रकार की बाउंड्रीज है, एक सेंटर है, एक स्टेट है, एक वर्ड और आता है यूनियन टेरिटरी। क्या आता है? यूनियन टेरिटरी क्या होती है? हाँ ये तो हिंदी हो गई बेटा, मतलब बताओ इसका। हाँ, इसके अंदर अपनी पर्सनल स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती। ये किसके अंतर्गत काम करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करती है, ठीक है। अब इसके अंदर ना ये बोला कि अगर पावर गवर्नमेंट के पास बनाने की है, और देश में गवर्नमेंट दो प्रकार की है, सेंटर भी है और स्टेट भी है, तो ये बताओ लॉ कौन बनाएगा? भाई गवर्नमेंट बोला ना खाली उसने, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं बोला किसी ने, सिर्फ गवर्नमेंट बोला हुआ है। तो गवर्नमेंट दो है, तो बताओ लॉ कौन बनाएगा? सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है। ठीक है, लॉ बनाने की पावर दोनों के पास है। सेंटर पे पूरी इंडिया के बनाएगा, स्टेट अपनी स्टेट पे। वेरी नाइस, दिस इज द राइट आंसर कि लॉ बनाने की पावर दोनों के पास है। अगर जो सेंट्रल लॉ बनाएगा वो पूरे देश के लिए बनाएगा, और जो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी वो अपने पर्टिकुलर स्टेट के लिए बनाएगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लॉ बनाने के लिए दो हाउस है मेरे पास। कौन कौन से हाउस है? पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट है, उसमें दो हाउस है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, ठीक है। और स्टेट के अंदर बनाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही हाउस होता है हर स्टेट के अंदर। वो कौन सा हाउस है? उसका नाम क्या है? कोई बात नहीं, इसका नाम है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। क्या नाम है इसका? ठीक है बेटा। अब ये देखो, जो ना इसके अंदर मेंबर होते हैं, हर हाउस के अंदर मेंबर होते हैं, लोग पार्लियामेंट में भी मेंबर होंगे, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी मेंबर बैठे होते हैं। मेंबर कौन होते हैं? एमपी। एमपी होंगे हैं कौन से लेवल के लिए? सेंटर के लिए, स्टेट के लिए? जो एमपी होते हैं वो कौन से वाले हाउस में बैठते हैं? लोकसभा राज्यसभा के अंदर या फिर इसमें? हाँ, जो इसके अंदर मेंबर बैठे होते हैं उनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म क्या है? एमपी, ठीक है। ये जो मेंबर है ना लोकसभा के अंदर, ये होते हैं इलेक्टेड मेंबर। क्या होते हैं ये? मैं तुम्हें थोड़ा सा 11th-12th की पॉलिटिक्स पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे होना बहुत जरूरी है, उसका पता होना। क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं मालूम होगा कि लॉ कौन और कैसे बना रहा है, तब तक मुझे लॉ समझ में आएगा ही नहीं। क्योंकि तुम्हें ना कई जगह पे डाउट आएंगे, अबे ऐसे कैसे बोल सकता है ये, मैं क्यों मानूं इसकी बात। कई जगह पे डाउट आते हैं, तो हमें जानना जरूरी है कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं सब चीजें। ये कौन से होते हैं? ये होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स। जब हमारे देश के अंदर पीएम के इलेक्शन होते हैं ना 5 साल में एक बार, तो पीएम के इलेक्शन के लिए हर जुरिस्डिक्शन से, हर वार्ड से एमपी चुने जाते हैं, जिनको हम लोग वोट डालते हैं खुद ही, है ना। पता है वाली बात। इलेक्शन होते हैं हर साल, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं पीएम के लिए, उनमें वोट डालते हैं। तो जिनको हम वोट डालेंगे हमारे एरिया, हमारे वार्ड से, वो कौन बन के जाएगा? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के जाएगा। वो कहां जाके बैठ जाएगा? पार्लियामेंट में। कितनी सीटें पार्लियामेंट के अंदर इस टाइम पर? लोकसभा में 547 सीट्स हैं, ठीक है। और अगर किसी सरकार को,
अपनी कोई सॉरी किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर अपनी सरकार बनानी है तो उसको मिनिमम कितने सीट चाहिए होंगे अपनी सरकार बनाने के लिए? ये क्वेश्चन है, लिख लो। घर से पढ़ के आना इसके बारे में, यहां मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक बार ये लिख लो कि एक तो हमें आइडेंटिफाई करना है घर से कि लोकसभा के अंदर कितनी सीट्स होती है टोटल, और गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को कितनी सीट्स पार्लियामेंट में चाहिए होती है। ठीक है बेटा, ये बहुत बेसिक नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। अब देखो आगे, जो व्यक्ति इलेक्शन जीतकर अपने जुरिस्डिक्शन से एमपी वाला इलेक्शन जीतकर यहां बैठता है, वही लोग अपने में से कुछ लोगों को चुनते हैं और बिठाते हैं कहां पे ले जाकर? राज्यसभा में। तो जो राज्यसभा के मेंबर होंगे ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे सिलेक्टेड मेंबर्स। आ रहा हूं बेटा, एक मिनट रुको। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो मेंबर इलेक्शन लड़े और जीते और एमपी बने, वो कहां जाके बैठ गए? तो वो बन गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब यही जो सारे सारे मेंबर होंगे पार्लियामेंट के, लोकसभा के एमपी, ये अपनों में से कुछ लोगों को चुनेंगे और बैठाएंगे कहां पे ले जाकर? राज्यसभा में। तो जो इलेक्टेड मेंबर है वो कहां पे बैठे? लोकसभा में, जो इलेक्शन जीत कर आए, और यहां से सेलेक्ट होकर गए वो कहां जाके बैठे? राज्यसभा में। तो ये क्या कहलाएंगे? सिलेक्टेड मेंबर कहलाएंगे। तो एक क्वेश्चन और लिख लो, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द राज्यसभा? सीट्स कितने होते हैं? जितनी सीट होगी उतने मेंबर भी होंगे ना। तो कितनी सीट्स होती है राज्यसभा के अंदर, वो चेक करना है हमें। ठीक है, ये तो हुआ मेरा कहां का पार्ट? सेंटर का पार्ट हो गया। अब इसी का कॉरस्पॉन्डिंग आता है स्टेट का पार्ट। यहां पे भी इलेक्शन होते हैं। जो इलेक्शन होते हैं पर्टिकुलर स्टेट में सीएम के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो जो सीएम के इलेक्शन होंगे तो उसके अंदर भी हर वार्ड से पर्सन खड़े होंगे, वो इलेक्शन लड़ेंगे और वो जीत कर जाएंगे। अब वो जो इलेक्शन जीत रहे हैं स्टेट लेवल इलेक्शन के अंदर, वो कहां जाके बैठेंगे? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके बैठेंगे। उस मेंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? जो स्टेट है, एमएलए बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? एमएलए की फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, मेंबर ऑफ। ठीक है बेटा, समझ में आया था ना? लोकसभा राज्यसभा में डिफरेंस क्या है? लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस ये है कि एक तो पहली बात, इसमें जो इलेक्शन हो, जो भी मेंबर आके बैठते हैं उनके मैनर ऑफ सिटिंग सिस्टम अलग अलग है, ठीक है। कि कौन सा मेंबर कहां बैठेगा, तो जो लोकसभा में बैठेगा वो बैठेगा इलेक्टेड मेंबर, यहाँ बैठेगा सिलेक्टेड मेंबर। इसको कभी कभी ये भी कहा जाता है कि तुमने इतिहास पढ़ा है? बेसिक समझाऊं, बेसिक से इतिहास पढ़ा है? अकबर के बारे में पढ़ा है? अकबर एक राजा था। राजा के अंदर वो क्या करता था कि जो भी उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर प्रॉब्लम चलती थी तो लोगों को बुलाता था अपने पास कि बेटा समस्या लेकर आओ, क्या समस्या है, सुनाओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, उसके समाधान दूंगा, जजमेंट दूंगा। तो उसमें दो प्रकार की सभाएं होती थी। एक सभा जिसमें जनरल पब्लिक एट लार्ज, कोई भी आए, कोई भी आके बैठ जाए और अपनी समस्या लेकर आ जाए, उसको बोलते थे दीवाने आम। क्या बोलते थे उसको? यहाँ पे आम लोगों की जनता को, आम लोगों की प्रॉब्लम सुनी जाएगी और उनका समाधान करा जाएगा। ये हो गया एक काम। फिर एक असेंबली उसकी और लगती थी सेपरेटली अपने मिनिस्टर के साथ में, जिसके अंदर वो बड़े बड़े मैटर सुनते थे, जिसके अंदर फाइनेंशियल इशू, बिजनेस प्रॉब्लम्स, अपने मिनिस्टर्स को लेकर आना, उन लोगों की बात सुनना, उसको बोलते हैं दीवाने खास। क्या बोलते थे उसको? ठीक है। तो यही ऑलमोस्ट कहीं ना 1-2% सिस्टम में यहां भी काम करता है। ये जो लोकसभा है ये दीवाने आम है, जहां पे हम हर एक एमपी अपने जुरिस्डिक्शन में आने वाली प्रॉब्लम्स को लेकर आता है, यहाँ पे लाके बैठता है और सुनता है और बोलता है भैया हमारे जुरिस्डिक्शन में ये प्रॉब्लम आ रही है,
हमको ये समस्या आ रही है, आप सुनो, और हम जजमेंट हम, और मैं सजेशन भी दे रहा हूँ कि सरकार जो है इस चीज पे काम करे। हम चाहेंगे सरकार इस चीज पे काम करे। जैसे कि तुमको अभी शायद याद होगा, स्टेट लेवल में, सेंट्रल लेवल में तुम्हें उसका सुना, राघव चड्ढा सुना था? राघव चड्ढा बहुत सारे मुद्दे उठा रहा था, सब मुद्दे जनता के थे कि एयरपोर्ट के ऊपर समोसा इतना महंगा क्यों है, चाय इतनी महंगी क्यों है ना, और तुम्हारे वो जो ब्लिंकिट रैपिडो वालों की जो उनकी रिस्पेक्ट करी जाए, उनको प्रॉब्लम, तो ये कैसी प्रॉब्लम है सारी? इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ जर्नल पीपल। तो वो क्या है, दीवाने आम है। तो ऐसे ही हर एमपी अपने स्टेट की अपने प्रॉब्लम लेके जाता है, तो वो कहां जाके बैठता है? लोकसभा के अंदर। ये तो हो गई जनता की समस्या है। अब कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, इंटरनेशनल इश्यूज हैं, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी सिस्टम्स हैं, कैसे हमें रिएक्ट करना है, कैसे हमें एक्ट करना है, वो किसका पार्ट जाता है? राज्यसभा का। तो यहाँ पे पर्पस अलग हो जाता है कि हम किस चीज में कौन सी समस्या सुनी जाएगी, ठीक है। कहां पे था मैं? ये समझ में आ गया एमएलए क्या होता है ना, गवर्नमेंट कौन सी होती है। अब आता है इसके अंदर अगली चीज कि दोनों के पास पावर है लॉ बनाने की। तो अब ये लॉ कौन क्या लॉ बनाएगा वो देखना है मुझे। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो ये मिटा दूं, लिखना तो नहीं है? तुम लिख भी कौन सा रहे हो, बैठे हो सकल देख रहे हो। तुम्हें अच्छा एक बात सुनो, तुम्हें आज तक अच्छी समझ में आई? तुमने सीयूटी पढ़ लिया, तुमने 11 12 पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, तुझे समझ में आई आज तक कि जो तुम अभी क्लास में सुन रहे हो तुम्हें शायद सब कुछ समझ में आ रहा होगा? मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता समझदारी पे कोई शक नहीं करता, लेकिन तुम कितने लंबे टाइम तक उसको याद रखते हो? जब तुम दोबारा से पढ़ने बैठते हो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो तुम्हें 100% बातें हर क्लास से याद आ रही होती है? नहीं आ रही होती ना? फिर क्या समाधान है समस्या? देखो मैं हर बात जो बता रहा हूँ, एवरीथिंग इज रेलेवेंट हियर। मैं कोई भी बकवास बातें नहीं कर रहा, सब कुछ तुम्हारे कोर्स का पार्ट है, मैं कोई तुम्हें कहानी नहीं सुना रहा। वो बात अलग है कि मैं समझाया से रहा हूँ कि वो समझा रहा था अच्छे से, सॉरी। लेकिन तुम्हें ये 100% बातें याद नहीं रहेंगी। कैसे करूं मैं सही उसको कि मुझे बातें याद रहे? तो क्यों नहीं लिख रहे हो गधो? एक ही अच्छी लिख रही है मेरे को बस, इसको रजिस्टर नहीं खोला मेरे भाई ने, देख रहे हो भाई? मैं एक बात बताऊं, जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ पूरी ऑल ओवर सेशन जो हमारा चलेगा 4-5 महीना, हर एक बात जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा 100% तुम्हारी कॉपी में होना चाहिए। कई सारी बातें जो मुंह से बता रहा हूँ वो तुम्हारी कॉपी में होनी चाहिए। कॉपियां भरने से मत डरो, हाथ तुम्हारे चलते रहने चाहिए। तो एक प्रॉब्लम और भी है, सब्जेक्ट मेरा थ्योरी है, ठीक है, तो तुम्हें ना एक टाइम ऐसा आएगा तुम बोल कर रहे हो नींद आ रही है, तो तुम्हारे हाथ चलते रहेंगे ना, उतना तुम्हारे को नींद कम आएगी, ठीक है। तो हर एक बात लिखनी है, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, है ना। मिटा दू ये, अब मिटाऊ नहीं मिटाऊ? मुझे याद है ना, 5 टीबी की रैम है इसकी। ठीक है बेटा, आ जाओ देखो। एक बार क्या हुआ, हाँ तुमने सुना है? अब अपने लोकल एरिया के अंदर ना, जो हमारे यहाँ के निगम पार्षद में लड़ाई चल रही है। एक तो तुम्हारा करंट निगम पार्षद है एमसीडी का, अरुण नावरिया, और जो एक एक्स निगम पार्षद थी रेखा साकला, उसका पति जो है रमेश साकला, उन दोनों के अंदर अभी मैं कल ही देख रहा था सोशल मीडिया पे, दोनों के भाई फुल लड़ाई चल रही है गंदी वाली। यार दोनों को क्लेम करने की ये काम हम करवा रहे हैं, ये काम हम करवा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का अरुण नावरिया जो साहब हैं वो कह रहे हैं कि सड़क मैं बनवा रहा हूँ, और साकला साहब जो रमेश साकला जी है, वो पत्नी मैंने प्रॉपर देखा भी नहीं, पत्नी वहां पे कुछ काम, सड़क पे काम चल रहा था, उन्होंने अपना बोर्ड लगा दिया, और होल्डिंग लगते हैं ऐसे, तुमने देखा होगा पॉलिटिकल होल्डिंग लगती है खंभों पे, तो उन्होंने अपनी होल्डिंग लगा रखी है। तो वैसे मैं कल देख रहा था कि एक लेडीज थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से वो अरुण नावरिया जी की वाइफ है, ठीक है। तो वो ना एक जगह पे खड़ी हुई थी और वो बोल रही थी कि लड़ाई हो गई है, लड़ाई हो गई है। मैं प्रॉपर देख नहीं पाया, छोटी सी मतलब थी तो बहुत बड़ी वीडियो, वो प्रॉपर देख नहीं पाया। तो बोल रही कि ये ना गलत कर रहे हैं, या ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो पावर में भी नहीं है, बोर्ड क्यों लगा रहे हैं, और एक क्लेम कैसे कर रहे हैं, और वो बंदा भी सामने से कुछ कह रहा था। तो अब क्या हो रहा है कि एक चीज के ऊपर वर्क करवाने के लिए 2 व्यक्ति लड़ाई कर रहे हैं, और दोनों क्लेम कर रहे हैं कि हमारा काम है। उसके अंदर भाई अरुण नावरिया साहब जो है ना, वो फुल रील मतलब हर चीज को लाइव लेके जा रहे हैं कि देखो ये गलती हो रही है। इन्होंने क्लेम करा है नावरिया जी ने ऐसा कि साकला जी के किसी पर्सन ने इनकी वाइफ के ऊपर हाथ छोड़ दिया, किसी लेडीज को मार दिया है।
मुझे पूरी कहानी ऐसे पता नहीं है, लेकिन ये क्लेम हो रहा है। ये दिक्कत क्यों हो रही है बताओ, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि लड़ाई किस बात पे हो रही है? एक चीज के लिए दो व्यक्ति लड़ रहे हैं और पता नहीं है रियल में कि ये काम करने की पावर और ड्यूटी किसकी है। ये क्लियरिटी नहीं आ रही। काम तो दोनों ही करते रिकॉर्डिंग हो रही है यूट्यूब पे जाएगी ठीक है यार, देखो हम ना कभी एंटी नेशनल का वो लगता है। नहीं, अच्छा हाँ ये बड़ा बड़ा प्यारा टॉपिक आया है भाई साहब। आपके पास है संविधान के अंदर एक ना पावर है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19। और वो जो दोनों व्यक्ति पॉलिटिकल पर्सन हैं, हम एक जर्नल पेपर, बिकॉज हमने उन लोगों को वोट दे देकर चुना है, वी हैव 100% राइट टू क्रिटिसाइज देयर वर्क। अगर हमें ऐसा फील होता है कि उन्होंने काम नहीं करा, तो हमारे पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बोलने का अधिकार है कि उन्होंने काम नहीं करा है। और वो हम ना कोई एंटी नेशनल नहीं कहलाएंगे, बिकॉज ये मेरा संवैधानिक और जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ साफ साफ कि ऐसी लड़ाई हो रही है और हमें लगता है कि काम नहीं हुआ, तो साफ बोलो, तुम बताओ क्या काम नहीं हुआ है, उठाते मुद्दे और फिर झगड़ते हैं। हाँ वो जो उनकी वेबसाइट को क्रैक कर दिया था उन्होंने, अरे हाँ, उसको भी तो एंटी नेशनल कर दिया था बच्चे को। काहे का इंटरनेशनल? वो बच्चे ने इतना खतरनाक काम किया, उसने अपनी पूरी रिपोर्ट बनाई सीबीएसई के ऊपर, जिसको टैब टैब वो दिया गया ना, क्या बोलते हैं, टेंडर निकाला गया था इन लोगों का, टेंडर निकाला उन्होंने, कैसे कैसे चूज किया और कितनी गलतियां थी, कितनी धांधलेबाजी हुई थी उस टेंडर में और चेकिंग में। उस बंदे ने पूरी रिपोर्ट बनाई और पूरी रिपोर्ट डाली सोशल मीडिया के ऊपर। पहले तो उसको एंटी नेशनल लोगों ने खूब बोला, फिर बाद में सीबीएसई ने स्पेशली उसको बुलाया एज अ चीफ गेस्ट और बोला कि आप हमारे सामने के प्रेजेंटेशन दो कि आपने क्या आइडेंटिफाई करा है और हमारे काम में क्या गलतियां हुई हैं, आप बताओ हमें। वो लड़का भाई साहब आज के टाइम पर ना वो बन गया है, सेलिब्रिटी बन गया लड़का वो। उसने बहुत पहला काम किया, मतलब मैं मान सकता हूँ कि एक 12th का बच्चा एक इतनी छोटी सी उम्र में इतनी मेच्योरिटी रखना, और उस बंदे ने इतनी मेहनत करी जस्ट बिकॉज क्यों, उसे पता है कि उसके साथ गलत हो रहा है और उसके जैसे लाखों बच्चों के साथ में गलत हो रहा है, तो उसने जिम्मेदारी ली भाई। मतलब हैट्स ऑफ बंदे को भाई जो उसने काम किया है। कहीं ना कहीं मैं इसका अगर दूसरा रूप देखूं तो ये बहुत बड़ा फेलियर सिस्टम का भी है हमारे, कि एक छोटा बच्चा इतना बड़ा काम कर गया। एक छोटे बच्चे ने सिर्फ पब्लिक डॉक्यूमेंट देखकर, एक फाइल पढ़कर तुम्हारी लाख इतनी सारी गलतियां निकाल दी और तुमसे नहीं हुआ ये काम। तुम सरकार से पैसा ले रहे हो, तुम सरकार से सैलरी ले रहे हो, तुम्हारी जॉब है, जिस चीज का तुमको इतना पैसा मिल रहा है, तुम वो काम नहीं कर रहे हो। कितनी बड़ी गलत बात है कि हमारे ऑफिसर गलत काम कर रहे हैं इतना बड़ा। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट इज वन ऑफ द क्रूशियल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो कहां से मिलता है, हमें संविधान से मिलता है। ये तो गलत बात है ना, ये नैरेटिव बहुत गलत फैल दिया गया है कि तुम किसी को भी एंटी नेशनल बोल दोगे। एक बहुत बड़े पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, बोलना चाहिए कोई बात नहीं, नाम नहीं लूंगा मैं। नहीं नहीं मैं सब जानूंगा, एकदम एकदम रॉ जाएगी पूरी पूरी। हाँ मैंने कोई डर थोड़ी है यार बोलने का। एक ना बहुत बड़े पॉलिटिकल पर्सन है, नेशनल लेवल के पॉलिटिकल पर्सन है। एक ना वो इंटरव्यू दे रहे थे रूम में बैठकर, जिसमें बहुत सारे रिपोर्टर बैठे हुए थे। तो उसमें से रिपोर्टर ने उनसे पूछा, तो उसमें से ना एक ना रिपोर्टर ने पूछा कि सर जी, जब जिसको देखो आप लोग जिस मर्जी को बोल देते हो कि तो एंटी नेशनल है, ये तो एंटी नेशनल है, ये क्राइटेरिया कहाँ से डिसाइड कर रहे हो आप कि कौन एंटी नेशनल है और कौन एंटी नेशनल नहीं है? तो क्या जवाब देते हो? हमारे मन से निकला है, हमारे दिल से निकल रहा है। तेरे मन में क्या चल रहा है, तू है कौन जिसको तेरे मन में आकर तू बोल देगा? तो देश के अंदर कानून व्यवस्था, कोर्ट रूम्स सब बेकार है फिर तो, है ना? तेरे जो मन में आया तूने कह दिया, वो एंटी नेशनल बन गया। और ये बात भी सच है कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट है वो कई लोगों को जो पावर देता है वो अच्छा है, लेकिन कई यहां से जो कमजोर है उनके हाथ में पावर चली जाए तो वो गलत इस्तेमाल करेंगे। इट इज अ थिंग लाइक कि यू हैव गिवन अ गन इन द हैंड्स ऑफ मंकी। पावर तो है बट द पर्सन इज नॉट कंप्लीटली क्वालिफाइड टू यूज दैट पावर। वो क्या करेगा? जिस मर्जी में धड़ 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 कर देगा। ये वो हालात है आज के टाइम पर। तो सोशल मीडिया जो है ना, वो ऐसा प्लेटफॉर्म है
where the lots of monkeys are there and all of them having a gun in their hands. तो वो जो मर्जी कोई कुछ भी बोल रहा होता है वहां पे, नहीं फर्क पड़ना चाहिए, हमारे को लगता है गलत है तो गलत है, खत्म बात। चलो आ जाओ, देखो बेटा, अब आती है बात कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसके अंदर बोलता है कि किसके पास कौन सी पावर है लॉ बनाने की। तो इसके अंदर ना एक शेड्यूल है, संविधान के अंदर क्या है, शेड्यूल 7, ठीक है। शेड्यूल 7 के अंदर ना 3 लिस्ट दे रखी है हमको। पहली है सेंट्रल लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, और थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, इन लिस्ट में क्या है, इसके अंदर ना हमको नेम ऑफ टॉपिक्स और लिस्ट ऑफ आइटम्स दे रखे हैं कि किस किस मैटर के ऊपर कौन सी गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, किस किस मैटर के ऊपर। तो कॉन्करेंट लिस्ट, हाँ जी, ठीक है। तो जो मैटर्स स्टेट लिस्ट में दे रखे हैं उसके ऊपर लॉ बनाने की पावर एक्सक्लूसिवली स्टेट के पास है, उसमें सेंटर लॉ। जो लिस्ट ऑफ मैटर्स सेंट्रल लिस्ट में दे रखे हैं उसमें एक्सक्लूसिव पावर ऑफ मेकिंग लॉ इज इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मींस लोकसभा एंड राज्यसभा विल मेक द लॉ, और उसके ऊपर स्टेट को भी मानना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल बताऊं मैं आप लोगों को अगर कि कैसे कैसे मैटर्स हैं जो कि हमारे सेंटर में आते हैं और कौन से मैटर एग्जांपल के तौर पे, बिकॉज देयर इज अ नंबर ऑफ लिस्ट, बहुत बड़ी लिस्ट है ये। तो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं लोगों को, जैसे कि मान लो मैटर ऑफ टैक्सेस है, जिसमें टैक्सेस इन रिलेशन टू इनकम, कि किसी व्यक्ति ने अगर इनकम कमाई तो उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, इससे संबंधित लॉ बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ सेंटर के हाथ में है, स्टेट इसके ऊपर लॉ नहीं बना सकती। इन द मैटर ऑफ कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेट्स के ऊपर जो लॉ एप्लीकेबल होगा, चाहे वो इन रिलेशन टू रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी हो, इन रिलेशन टू रेगुलेशन एंड रनिंग ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी हो, उन सब के ऊपर लॉ बनाने की पावर एक्सक्लूसिवली किसके पास है, सेंटर के पास। फॉरेन अफेयर्स के लिए पॉलिसी बनाने की लॉ बनाने की पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मैटर्स हैं हमारे पास। क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए जो क्राइम होता है हमारे, जैसे कि तुमने शायद सुना होगा सीपीसी सीआरपीसी से पहले लॉ जो कि आईपीसी था पहले एक लॉ, इंडियन पिनल कोड था, अब उसकी जगह पे नए लॉ आ गए हैं, संहिताएं आ गई हैं। तो संहिता किसने बनाई है, सारी सेंटर ने बनाई है। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। ठीक है, अब आती है बात स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे अगर बात करूं, जो रिवर्स हैं, रिवर्स को मेंटेन करना, प्रिजर्व करना। किसी व्यक्ति ने अगर किसी रिवर में कंटेमिनेशन किया, कंटेमिनेशन मतलब क्या होता है, मिलावट करना, पॉल्यूशन करना, तो उसके लिए पेनल्टी लगाने की पावर किसके पास है, हमारे देश के जो ट्रीज हैं, ट्री एंड फॉरेस्ट, उसको प्रिजर्व करना, उसको पेड़ लगाने हैं, पेड़ काटना कानूनन जुर्म है ना, इसकी पावर किसके पास है। पॉल्यूशन संबंधित लॉ बनाना, पॉल्यूशन एंड ट्रैफिक रिलेटेड लॉ बनाना स्टेट की बात है। ट्रैफिक मतलब कैसे कि भैया रेड लाइट पे रुकना है, किसी व्यक्ति ने अगर रेड लाइट तोड़ दी कितना जुर्माना लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, क्या स्पीड लिमिट रहेगी, कई सड़क ऐसी होती है यहाँ पे स्पीड लिमिट लगी होती है कि 40 से ऊपर स्पीड लेकर नहीं जानी, 50 से ऊपर स्पीड लेकर नहीं जानी, तो वो कौन बनाएगा, सारे लॉ स्टेट बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे एग्जांपल है फॉर द स्टेट लॉस। अब आती है कॉन्करेंट। इसका मतलब क्या है, कौन समझाएगा, किसी ने पढ़ा हो आज तक, किसी ने सुना हो इसके बारे में, कॉन्करेंट के बारे में। सुना है किसी ने पढ़ा आज तक पहले, ये है नहीं सुना, कोई बात नहीं। देखो बेटा, ये ना इसमें वो आइटम्स लिखे होंगे
जिसके अंदर लॉ बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास होगी। कोई एक व्यक्ति लॉ नहीं बनाएगा इसके ऊपर, ये दोनों बनाएंगे। अब ये क्या बात हुई, हमारा मेन पर्पस ही ये बनाने का, शेड्यूल का ये था कि दोनों सरकार लड़े ना आपस के अंदर, और तुमने एंड में लाके वापस वही खड्डा को घसीट दिया हमें कि जो हमने इतनी मुश्किल समाधान निकाले तुमने वापस समस्या में डाल दिया। ये क्या कर दिया कि सेंटर भी लॉ बनाए स्टेट भी बनाए। तो उन्होंने बोला अब यहाँ पे क्या चाहिए, हमको चाहिए दोनों की सहमति, कि दोनों अगर सहमत होंगे तो पर्टिकुलर लॉ बन के रेडी होगा, नहीं होंगे तो पहले सहमति लेकर आओ फिर लॉ बनाओ। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो है, ऐसा कोई कानून जिसको सेंटर ने भी बनाया है प्लस स्टेट ने भी बनाया है, कोई एग्जांपल दो मुझे, किसने सुना हो ऐसा कोई ऐसा लॉ। बहुत फेमस है, तुम डेली लाइफ में सुनते हो उस वर्ड को, रोज फेस करते हो, दुनिया खूब गाली बकरी होती है उसके बारे में, लेकिन फिर भी वो है और बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, तुम डेली फेस करते हो उस चीज को लाइफ में अपनी। मैं बोलिए करप्शन। करप्शन नहीं है, GST. जीएसटी, जीएसटी, जीएसटी इज अ पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। इसको दोनों बनाया है, सेंटर ने भी बनाया है प्लस स्टेट ने भी बनाया है। जो सेंटर ने जीएसटी बनाया है उसका नाम है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो स्टेट बनाती है उसका नाम है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कोई बिल खरीदते हो, कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, किसी मैकडी वगैरह में जाते हो खाना खाने के लिए, तो उसमें बिल चेक करना, उसमें ना दो टैक्स लगे होते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। एसजीएसटी क्यों लग रहा है, बिकॉज स्टेट ने भी उसके ऊपर लॉ बनाया है, क्योंकि वो पार्ट किसका है, कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। आईजीएसटी इज फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। CGST सेंटर का, IGST सेंटर का, आईजीएसटी सेंटर का है, S इनका स्टेट का, है ना। इंटर में आओ बेटा, इंटर में तुम्हारे पास पूरा टॉपिक है जीएसटी, ऐसा भर के पढ़ाऊंगा तुम्हारे सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ऑल तो तुम लोगों ने शायद 12th का जीएसटी पढ़ा हुआ है ना, तुम्हें शायद उसमें समझाया भी गया होगा सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी कब कब लगता है। इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई पढ़ाई थी है, तुम्हें याद भी नहीं होगा, हाँ ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, ऐसा लिस्ट जिसके अंदर सेंटर स्टेट दोनों लॉ बनाती है, समझ में आया। तो लॉ के पास में किसके पास है किसके पास नहीं है। अब जो हमारे कोर्स के अंदर हम जो पूरे सीए लाइफ में पढ़ेंगे उसमें हम सिर्फ और सिर्फ वो लॉ पढ़ेंगे जो किसने बनाए हैं, सेंटर ने, और कुछ लॉ पढ़ेंगे जो कहाँ पे बने होंगे, कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट होगा। ये हमारे कोर्स का पार्ट है ही नहीं कुछ भी। इसका और क्या एग्जांपल होगा, स्टैंप एक्ट, एक स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है हमें, वो सेंट्रल लेवल की भी है स्टेट लेवल की भी है, ठीक है। आया समझ, पक्की बात है। यहां तक कोई डाउट किसी को, कुछ जो समझ में आया पढ़ाया गया हो, कुछ समझ में ना आया हो, क्या हो रहा है दुनिया में, है भाई, कोई डाउट नहीं है, पक्का। आगे पढ़ाऊं छोड़ दूं, 2 बज गए हैं तो, है ना, मुझे मालूम था। चलो आज को इतना खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है। तुम्हारा ना काम है, होमवर्क तो तुम्हारे पास है आज का, तुम्हारे सीए बुक के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड पेज, पेज नंबर 1.3 1.4, ये दोनों पूरा पढ़ के आना, पढ़ लेना समझ में आ जाएगा। मतलब सीए में दिखाऊं, सीए में कौन कौन सी है, कहां से पढ़ना है। सीए के अंदर फर्स्ट 1.3 1.4 पढ़ के आना है, ठीक है। उसके बाद अगला मैं पढ़ा दूंगा आगे। कोई पेंसिल है, इसमें इतना खतरनाक दे रखा है पूछो मत, ये पूरा पढ़ लेना बेटा, पूरा पेज जाना, ठीक है। फिर यहां से पढ़ना 4 पॉइंट, ये तुम्हारे किसी चीज के है नहीं, समझा दूंगा एक बार ऐसे। एक ये पढ़ लेना, एक ये पढ़ लेना,
बस इतना ही है ना, जहाँ मैंने टिप वो करे ना, टिक करें, बस वो पढ़ लेना खाली, ठीक है। चलो, बहुत सोहना लगी तुझसे पढ़ाकर, बहुत बेकार बच्चे निकले आप।